एपिलेप्सी यानी मिर्गी, इसका सर रियल कॉज क्या होता है, इसका रियल कारण क्या होता है? हमारा ब्रेन जो है वो एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का जो है वो सीपीयू है। वहाँ पर बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, हजारों में, सैकड़ों में, लाखों में सेल्स होते हैं जिनके आपस में इंटरेक्शंस होते हैं। उनके बीच में अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उससे एपिलेप्सी हो सकती है। सर एक इसी में एक मिथ है सर, अगर आप किसी गांव में जाते हैं, कहीं देखते हैं तो वहाँ जूते को सुंघा देते हैं और उससे वो बोलते हैं सही भी हो जाएगा। तो क्या इसके पीछे भी सर कोई साइंस है? तो क्या होता है कि जो दौरा होता है, दौरे में ऐसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है कि पेशेंट को कई बार पता होता है, कई बार नहीं पता होता है, और वो एक्टिविटी अपने आप थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाती है। उसमें किसी भी तरीके के जूता सुंघाने से, पानी पिलाने से, पानी छींट डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रेन ट्यूमर का मेन कारण क्या होता है सर? जो मेन डी नोवो ब्रेन ट्यूमर्स, जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स हैं, उनका कोई एसेंशियल बेसिस नहीं है कि वो क्यों हो रहे हैं। जब आपने पहली सर्जरी परफॉर्म करी, क्या आपके भी हाथ कांपे? डेफिनेटली जब आप सर्जरी शुरू में करते हो तो आपके हाथ कांपते हैं। सबसे भयानक एक्सपीरियंस आज तक आपको सर्जरीज में क्या हुआ सर? कभी ऐसा कोई स्कैरी मोमेंट आया जब आपको लगा कि अब तो सब खत्म हो गया है, देन सडन सम मिरेकल हैपेंस? बड़ा डिफिकल्ट केस था। एन्युरिज्म जो है ऑपरेशन करने के टाइम में फट गया, काफी ब्लीडिंग हुई, हमें काफी जिद्दत करनी पड़ी उस समय पेशेंट को सेव करने के लिए, और हमें लगा कि शायद पेशेंट का आउटकम अच्छा नहीं रहेगा। अब वो पेशेंट हमारी ओपीडी में ऑलमोस्ट चलते हुए आती है। बैकएक की प्रॉब्लम सर बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बैकएक जो है, मैं कह सकता हूँ कि 1/3 पॉपुलेशन को एट वन मोमेंट ऑफ टाइम बैकएक रहता ही है, और इसका जो मेन रीजन है वो लाइफस्टाइल। जिंदगी अनस्क्रिप्टेड है और हर कहानी डिजर्व टू बी हर्ड। हम अपनी लाइफ में बहुत छोटे बड़े डिसीजंस लेते हैं जो हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं, बट कुछ डिसीजंस होते हैं जो जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर राहुल गुप्ता जी हैं जो इंडिया के जाने माने टॉप न्यूरोसर्जन्स में से एक हैं। सर स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं क्योंकि आपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के हमारे लिए समय निकाला सर, उसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं सर आपकी जर्नी से। जब अगर जर्नी की बात करते हैं तो सर सबसे पहला क्वेश्चन, अगर किसी डॉक्टर के लिए हम बात करते हैं तो यही आता है कि आपने डॉक्टर बनना ही क्यों चूज किया सर? नमस्कार शिवम जी, नमस्कार मेरे दर्शकों और श्रोताओं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपकी टीम का, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया अपने बारे में बताने का, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताने का। जो लोग अपनी लाइफ में काफ़ी आगे निकल जाते हैं, चाहे अच्छे के लिए चाहे बहुत अच्छे के लिए नहीं भी हो, लेकिन उनका एक्सपीरियंस जो होता है, उनकी जर्नी जो होती है, वो शेयर करने से बहुत लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों को प्रेरणा मिलती है और बहुत सारे लोगों को यही पता चलता है कि क्या नहीं करना है। तो बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ न्यूरोसर्जन, मेरी भी जर्नी में काफ़ी उथल पुथल रहे। हमने बहुत चीज़ें अच्छी भी करी और बहुत गलतियां भी करी, और अगर हम अपनी जर्नी शेयर करते हैं तो उससे युवा को एक प्रेरणा मिलेगी क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपके पूरे टीम का जिन्होंने मुझे मौका दिया। थैंक यू सर। और जहाँ तक मेरे डॉक्टर बनने की स्टोरी है, उसमें ये रोल आता है मेरे पेरेंट्स का बहुत अहम, कि वो लोग डॉक्टर्स थे और मैंने उनकी लाइफ को देखा है। और डेफिनेटली उनकी लाइफ भी स्ट्रगल वाली थी क्योंकि उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। पेशेंट्स बहुत डिमांडिंग होते हैं क्योंकि जब वो परेशान होते हैं, ट्रबल में होते हैं, तो उन्हें डॉक्टर ही याद आता है और वो डॉक्टर की परेशानी देखे बिना अपनी परेशानी को ऊपर रखते हैं। और बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर मैं भी उसकी जगह होऊंगा तो यही करूंगा। तो मेरे पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता था हम लोगों के लिए, हम लोगों को कहीं बाहर जाना होता था तो उस वक्त पेशेंट आ जाते थे तो वो कैंसिल हो जाता था। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे जीवन में डिफिकल्टीज रही पेरेंट्स को लेके कि वो डॉक्टर्स हैं। मेरे चाचा इंजीनियर थे, उनको देख के मुझे इंजीनियर बनने का बहुत शौक था क्योंकि वो विदेश बहुत फ्रिक्वेंटली जाते थे, तो मुझे लगा कि शायद इंजीनियर्स की लाइफ बहुत ईजी होती है। पर जब चयन करने का टाइम आया, जब डिसाइड करने का टाइम आया 11वीं में, तो मेरे पिताजी ने बोला कि एक बार ट्राई कर लो, शायद डॉक्टर बनना तुम्हें अच्छा लगे। और उसी क्षण कुछ मिनटों में मैंने अपना फैसला चेंज किया और इंजीनियर की बजाय मेरा रुझान मेडिकल की तरफ हो गया। और फिर मैंने 11वीं 12वीं में अच्छे से पढ़ाई करी और मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। बहुत अच्छा सर। सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है जो बहुत शायद कॉमन मिथ भी है कि डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बनता है सर, और क्या उनके लिए भी उतना ही स्ट्रगल होता है जितना एक आम जन का बेटा जो होता है डॉक्टर बनता है सर? तो लोग इसको बड़ा इजी तरीके से सोचते हैं कि डॉक्टर का बेटा है तो डॉक्टर तो बन ही जाएगा, बट क्या आपने भी उतना ही संघर्ष किया जितना एक नॉर्मल इंसान का बेटा संघर्ष करता है सर? अगर हम बात करें कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, तो किसी व्यवसाय में देखें तो एक आदमी जो सक्सेसफुल है अपने व्यवसाय में, वो सोचता है कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन या उससे नेक्स्ट जनरेशन भी उसी व्यवसाय में आए। जो बिजनेस है, जो बिजनेसमैन है, बिजनेस खोलते हैं तो चाहते हैं उनके बच्चे भी उसी बिजनेस में आए। प्रोफेशनल्स है तो वो भी कोशिश करते हैं कि या तो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड आए या फिर उससे बेटर प्रोफेशन में आए। डेफिनेटली कोई डॉक्टर है तो डॉक्टरी से अच्छा प्रोफेशन तो कुछ और हो नहीं सकता, पर ज्यादातर सबसे आसान
जो है डॉक्टर बनना वो है टीचर्स के बच्चों का, क्योंकि टीचर्स को पता है कि कैसे इंटरेस्ट क्लिक कराना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाई में उनकी मदद करते हैं। डॉक्टर्स के बच्चों के लिए डॉक्टर बनना थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है कि पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बच्चों को पढ़ा सकें। फैसिलिटीज दे देंगे, ट्यूशंस लगवा देंगे, लेकिन खुद नहीं पढ़ा सकते। तो इसलिए डॉक्टर के बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है एज कंपेयर टू टीचर्स के बच्चों से। राइट सर, आपके चाचा जी इंजीनियर्स थे और वो विदेश ज़्यादा जाते थे। जहाँ तक सर मैंने आपके बारे में जो स्टडी करी, जो हमें पता चला, आप भी सर बहुत विदेश जाते हैं, जहाँ पे स्पेशली मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप उन कंट्रीज़ में जाते हैं जहाँ पे लोग शायद नॉर्मली घूमने नहीं जाते हैं सर। जो अभी लास्ट ट्रिप थी शायद आप इराक गए थे, उसके पहले आप अफगानिस्तान गए थे, और इस तरीके की वॉर वाली कंट्रीज़ में आप फ्रिक्वेंटली जाते हैं। तो सर वहाँ का क्या एक्सपीरियंस है सर, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ पे, और इंडिया को अगर आप कंपेयर करते हैं तो कहाँ पाते हैं इन टर्म्स ऑफ मेडिकल टूरिज्म पे इंडिया काफी डिपेंडेंट है, इससे हमारी इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिलता है। तो हम मेडिकल टूरिज्म के लिए जाते हैं इराक, अफगानिस्तान या अफ्रीकन कंट्री जैसे कैमरून, इथियोपिया वगैरह, जहां पर की मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी डेवलप नहीं है, पर वहाँ पेशेंट्स का नंबर बहुत ज्यादा है। काफी पेशेंट्स को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है या अफोर्डिंग पेशेंट्स होते हैं, तो वो इंडिया आके अपना इलाज कराते हैं। इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल है। एज कम्पेयर टू यूएस या यूरोप की कोई डेवलप कंट्री की बात करें, उनसे हमारा ट्रीटमेंट जो है करीब करीब 1/4 कॉस्ट पे हो जाता है। या हम दूसरी कंट्रीज बात करें जैसे टर्की, थाईलैंड, यहाँ पर भी मेडिकल टूरिज्म काफी कॉमन है, तो वहां से भी हाफ रेट पे है। तो हम उन पेशेंट्स को वहां पर एग्जामिन करके आते हैं। अगर उनको सर्जरी की जरूरत है तो उन पेशेंट्स को हम अपने देश में बुलाते हैं और उनकी बढ़िया सर्जरी करते हैं, क्योंकि इंडिया में इस समय टॉप क्लास मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे सर्जरीज हो, चाहे और किसी तरह का केयर की जरूरत हो। सर आपको डर नहीं लगता आप जब ऐसी कंट्रीज में जाते हैं जहाँ पर अमूमन आम लोग नहीं जाते हैं फॉर ट्रैवल और लिजर, घूमने के लिए? अभी रिसेंटली आप इराक गए सर, तो आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं, तो एज ए ह्यूमन बीइंग आपको वो डर महसूस नहीं होता है कि मैं ऐसी कंट्री में जा रहा हूँ जहाँ पे शायद उतने फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है हमारी कंट्री से? देखिए, मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत हर कंट्री में होती है, चाहे वॉर टोर्डन हो, चाहे वो पीसफुल कंट्री हो। और जहां पर वॉर होता है वहां पर रेड क्रॉस जैसी मेडिकल फैसिलिटीज तो अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स बियॉन्ड बॉर्डर्स करके जो संगठन है वो भी काफी कंट्रीज में जाता है जहां पर की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, भुखमरी बहुत ज्यादा है, जहां डॉक्टर्स खुद जो जाएंगे उनके लिए फैसिलिटीज नहीं होती है रहने के लिए, खाने पीने के लिए, लेकिन डॉक्टर्स जाते हैं। तो ये तो एक जज्बा है कि अगर आपको लोगों को सर्व करना है तो आप ऐसी कंट्रीज में जाओगे। हाँ, हम लोग जिन कंट्रीज में जाते हैं मेडिकल टूरिज्म के लिए, वो कंट्रीज रिलेटिवली सेफ होती हैं। वॉर से ग्रस्त कभी रही होंगी, लेकिन अब वहां पर डेवलपमेंट होता है। इराक है, अफगानिस्तान है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, कुछ ही जगहों पर जहां पर एक्टिव सिविल वॉर है, डेफिनेटली हम लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन अदरवाइज डॉक्टर्स को हर जगह पे एक डिफरेंट नजरिए से देखा जाता है, तो रेयरली कभी खतरा आता है, पर हाँ प्रॉब्लम हो सकती है। इतना रिस्क तो लेना पड़ता है लाइफ में। थैंक यू सर। तो कमिंग बैक टू बेसिक, जहाँ आपसे हमने स्टार्ट किया था कि आपकी जर्नी के बारे में हम बात कर रहे थे सर, तो बहुत सी फील्ड है सर मेडिकल में, बट आपने न्यूरो सर्जरी, जहाँ तक मुझे पता है कि सबसे वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, आपने वही क्यों चूज करी सर? तो जब हमने अपना MBBS कंप्लीट किया तो हमारे सामने बहुत सारी ब्रांचेस थी, जिसमें कुछ आराम पसंद ब्रांचेस थी, जैसे रेडियोलॉजी है, स्किन डिपार्टमेंट की है, या माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी की है, जिसमें बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, 9 to 5 जॉब होती है। दूसरी तरीके की जो और फील्ड्स थी, जैसे मेडिसिन की फील्ड है, पीडियाट्रिक्स की फील्ड है, उसमें भी काफी काम करना पड़ता है, आपको बुक्स काफी पढ़नी पड़ती है, अप टू डेट रहना पड़ता है, और बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं। मेरा मानना है कि रियल सेंस में वो लोग डॉक्टर्स होते हैं जो कि मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स जैसी ब्रांच लेते हैं, चेस्ट फिजिशियन हो चाहे न्यूरोलॉजिस्ट हो। सर आपको ऐसा नहीं लगा कि कई बार ऐसे मौके और ऐसे वाक़े आप लोगों की लाइफ में आते हैं जहाँ पे आप अपनी परिवार के साथ आप बर्थडेज नहीं मना पाते, आप अपनी एनिवर्सरी वाले दिन, जहाँ तक मुझे पता है शायद आप सर्जरी परफॉर्म कर रहे थे सर, तो उसमें आप कैसे मैनेज करते हैं फैमिली और प्रोफेशन को सर? डेफिनेटली ओवरऑल मेडिकल फील्ड बहुत डिमांडिंग है। अगर पेशेंट ट्रबल में है और अगर आप वहीं पर अवेलेबल हो और आपको उसकी मदद करनी है तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हो तो आपको डॉक्टर बनने का हक नहीं है। न्यूरो सर्जरी या काफी ब्रांचेस हैं जिसमें कि ऐसी इमरजेंसीज बहुत कॉमन आती हैं, तो इसलिए बहुत कॉमनली आपको अपने पर्सनल गेन्स को त्यागना पड़ता है, या कोई और काम है तो उसको रोकना पड़ता है। मैं अपने कितने रिलेटिव्स की शादी में बहुत लेट पहुंचा हूँ, फेरे उनके ताने नहीं मिले सर? किसी के भी ताने मिले, पर जो रिवॉर्ड पेशेंट को ठीक करने से मिलता है उसके सामने किसी भी तरह का ताना जो है वो मेरे लिए बिल्कुल छोटा पड़ता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से किसी पेशेंट की जिंदगी बचाना या उसकी जिंदगी को निहारना जो है किसी भी तरीके के फंक्शन से
ज्यादा बड़ा है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी मेरे ना आने से वो फंक्शन नहीं रुकेगा, पर मेरे ना होने से उस पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल सर। सर आपके ट्रेनिंग डेज की बात करते हैं सर, जब आप एमबीबीएस कर रहे थे या आप अपनी मास्टर्स कर रहे थे सर, उस समय का कोई ऐसा वाकया जो आप शेयर करना चाहें, या जब आपने पहली सर्जरी परफॉर्म करी, क्या आपके भी हाथ कांपे? तो डेफिनेटली जब आप सर्जरी शुरू में करते हो तो आपके हाथ कांपते हैं, और उसी वक्त आपको जो है अपने सीनियर्स की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, सुपरविजन की जरूरत पड़ती है। जब मैंने एमबीबीएस और एमएस किया तो उस वक्त जो मैं मेडिकल कॉलेज में था, वो स्टेट मेडिकल कॉलेज था, उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लोग नहीं थे। लेकिन जब मैं एमसीएच करने पीजीआई चंडीगढ़ गया तो वहाँ मैंने देखा कि एवरीबडी इज वेरी एग्रेसिव। वहाँ पर सिर्फ पेशेंट की बात होती है, पेशेंट केयर की बात होती है, पढ़ाई की बात होती है, लोग कोई पर्सनल बात नहीं करते। वहाँ वर्किंग आवर्स का कोई टाइम नहीं है, 7 से लेकर 11 बजे तक तो अस्पताल में रहना ही होता था अगर आपकी ड्यूटी नहीं है, और अगर आपकी ड्यूटी है तो 36 घंटे तक आपकी ड्यूटी रहती थी। तो मैं उस एनवायरनमेंट में जब गया तो मुझे समझ में आया कि ये एक काम करने का जो जज्बा है वो जो डॉक्टर में है वो इस तरह का होना चाहिए। तो वो जज्बा जो है वो आपको एक बड़े इंस्टीट्यूट में मिलता है, जैसे पीजीआई चंडीगढ़ है, या आपका एम्स है दिल्ली में, या आपका निमहैंस है बेंगलोर में। तो इस टाइप के बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें ही इस तरह का जज्बा देखा जाता है, जहां लोग टोटली प्रोफेशनल और एकेडमिक है। सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप रेगुलरली डिफरेंट इंस्टीट्यूट में क्लासेस भी लेते हैं, आप इन्विजिलेटर भी बनते हैं सर, तो आप जब आप एक स्टूडेंट थे और जब आज आप स्टूडेंट्स की क्लास लेते हैं, आपको क्या डिफरेंस नजर आता है सर? डिफरेंस मेनली ये है कि हमारे टाइम में अगर हम न्यूरो सर्जरी की बात करें तो देश में टोटल 1000-1500 न्यूरो सर्जन थे, और उस समय न्यूरो सर्जरी की सीट्स मुश्किल से 40 से 50 थी ऑल ओवर इंडिया। आज अगर हम देखते हैं तो आज 10-15 हज़ार से ज़्यादा न्यूरो सर्जन हैं, और हर कॉलेज में काफ़ी सीट्स हो गई हैं, तो टोटल सीट्स करीब 500 हो गई हैं। तो उस केस में जो पेशेंट और डॉक्टर रेशियो है वो काफ़ी चेंज हुआ है। आजकल काफ़ी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, तो वर्कलोड काफ़ी कम हो गया है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इतने जुझारू नहीं है, इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, वो लोग भी मेडिकल फील्ड में या सुपर स्पेशलिस्ट में आ गए हैं। तो इसलिए क्वालिटी हमें थोड़ा सा मेंटेन करके चलना चाहिए। खराब लगने लगी है, क्वांटिटी बढ़ गई है पर क्वालिटी उतनी नहीं मैच कर रही है। सबसे स्कैरी या अनफॉरगेटेबल मोमेंट आपके सर्जरी के टाइम पे क्या रहा, या सबसे भयानक एक्सपीरियंस आज तक आपको सर्जरीज में क्या हुआ सर? जब हम ब्रेन सर्जरी की बात करते हैं तो ब्रेन सर्जरी डेफिनेटली काफी डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बाकी सर्जरी इतनी डिफिकल्ट नहीं है, कार्डियक सर्जरी मुझे उससे ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, लेकिन ब्रेन सर्जरी इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि ब्रेन वाले केस में अगर आपने जरा सी भी छोटी सी भी गलती करी, या अगर ब्रेन जो है वो आपके हिसाब से नहीं काम कर रहा है, तो सडनली जो है सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। ब्रेन में खास प्रॉब्लम ये होती है कि वो ब्रेन बल्ज करने लग जाता है, उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट होने लग जाती है, जो कि आप रोक नहीं पाते। या वो पेशेंट आते थे जिनके की नस फटी है ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से, उस केस में ब्रेन के अंदर ऑलरेडी काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती थी, और जब हम ऑपरेशन थिएटर में गए, फैसिलिटीज उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी जो कि आजकल है, आज से 25 साल 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो कई बार बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती थी, और वो ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो जाती थी कि पेशेंट का हार्ट भी कोलैप्स कर जाता था, बंद हो जाता था। तो ऐसे कई सर्जरीज मैंने विटनेस करी जब मैं अपनी रेजिडेंसी में था, मेरे सीनियर्स कर रहे हैं, हमारे प्रोफेसर्स कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ नहीं कर पाए और हमने अपने सामने पेशेंट को जाते हुए देखा। सो दैट वाज द इंस्टेंस जब हमें लगा कि हमें किस तरह मेटिकुलस होना है, किस तरह हमें 100% देना है अपना, ताकि हमारा आउटकम अच्छा रहे। ओवर द ईयर्स हमने देखा हमारी टेक्निक में चेंज आया, हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन में चेंज आया, क्वालिटी ऑफ ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप्स और गैजेट्स जो हम ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल करते हैं उनमें बहुत फर्क आया, और एक बहुत ज्यादा फर्क आया एनेस्थीसिया में। जो पेशेंट को बेहोश करने के डॉक्टर्स हैं और उनकी जो टेक्निक्स और मशीन्स हैं, उसमें जो इंप्रूवमेंट हुआ है लास्ट 20-25 साल में, उससे हमारे सर्जिकल टेक्निक में और सर्जिकल आउटकम में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। तो ब्रेन सर्जरी सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम हुए, इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ना के बराबर हो गया। ब्रेन सर्जरी, स्पाइन सर्जरी कोई मजाक नहीं है, इट्स अ टीम वर्क, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा जो हमारे रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस है, ऑपरेशन करने से पहले जो एमआरआई सीटी स्कैन जो हम करवाते हैं, उनकी क्वालिटी में भी जो इंप्रूवमेंट आया है, उससे हमारे ओवरऑल रिजल्ट्स में चेंज आया है। जहां आज से 25 साल पहले हम पीजीआई चंडीगढ़ में 25% कॉम्प्लिकेशन की बात करते थे, वही आज हम 2 से 4% कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं किसी भी ब्रेन या स्पाइन सर्जरी के बाद। देयर इज अ ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट इन द रिजल्ट्स इन न्यूरोसर्जिकल केसेस। सर कभी ऐसा कोई स्कैरी मोमेंट आया जब आपको लगा कि अब तो सब खत्म हो गया है, देन सडन सम मिरेकल हैपेंस? ऐसे वाक्य हमारे साथ होते रहते हैं। अगर मैं रिसेंट बात करूं तो फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में भी बहुत सारे ट्रॉमा केसेस हमारे पास आते थे, या एंड्रोजम रप्चर के केसेस हमारे पास आते थे, जिसमें कि हम लोग ट्रीटमेंट करते थे और कई बार लगता था आउटकम अच्छा नहीं है, हमने अपनी सर्जरी ठीक कर दी, पोस्ट ऑप सीटी स्कैन ठीक भी है ठीक नहीं भी है, और पेशेंट को हम किसी छोटे हॉस्पिटल में रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज देते थे। ये लगता था कि ये शायद ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमारी ओपीडी में 3 महीने बाद 6 महीने बाद चल के आते थे,
और उनको देख के जो खुशी होती थी वो हम सोच भी नहीं, बयां भी नहीं कर सकते। ऐसा ही एक केस था जिसमें कि एनेउरिज्म रप्चर था। आज से 4-5 साल पहले हमने होली वाले दिन उसको ऑपरेट किया था, और उसमें भी जो है बड़ा डिफिकल्ट केस था। एनेउरिज्म जो है ऑपरेशन करने के टाइम में फट गया, काफी ब्लीडिंग हुई, हमें काफी जिद्दत करनी पड़ी उस समय पेशेंट को सेव करने के लिए, और हमें लगा कि शायद पेशेंट का आउटकम अच्छा नहीं रहेगा। अब वो पेशेंट हमारी ओपीडी में ऑलमोस्ट चलते हुए आती है, तो उसको देख के हमें बहुत अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है, बहुत खुशी महसूस होती है। और हम भगवान का धन्यवाद करते हैं कि डिफिकल्ट टाइम्स में भी उसने हमारी मदद करी, हमें वो एक्यूमेंट दिया कि हम उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर सके, और उसके बाद रिजल्ट भी हमारा बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन हाँ ठीक रहा। अच्छा रहा। सर अब हम बात करते हैं हमारे ब्रेन के हिडन वर्ड के बारे में। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है सर, सोते वक्त हमारा ब्रेन एक्चुअली करता क्या है सर? हमें सपने कैसे आते हैं सर? हमारी बॉडी जो है वो कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रही है। एक छोटा सा जोक के बारे में बात करें तो एक डॉक्टर अपना स्कूटर ठीक कराने गया मैकेनिक के पास, और मैकेनिक ने बोला कि डॉक्टर साहब आप जब यहाँ स्कूटर ठीक कराते हो मैं आपसे 100 रुपये मांगता हूँ, और जब आप पेशेंट को ट्रीट करते हो तो आप 10,000 रुपये मांगते हो, तो क्या फर्क है? तो डॉक्टर ने स्कूटर को स्टार्ट किया और बोला अब तू इसको ठीक कर। तो चलते स्कूटर में ठीक करना जो है वो गर्म भी है और दिक्कत भी है। तो डॉक्टर ने ही बोला कि जब मैं ऑपरेशन करता हूं तो मरीज जो है वो मरा हुआ नहीं होता, वो जिंदा होता है, उसके ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं। तो हमारा शरीर 24 घंटे काम करता है, ब्रेन भी हमारा काम करता है, हमारी पाचन शक्ति भी काम करती है, हमारा दिल भी धड़कता रहता है। तो बॉडी के सभी ऑर्गन्स काम करते हैं, लेकिन फिर भी नींद बहुत जरूरी है ताकि हम अपने शरीर को रिजुविनेट कर सके। 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है रिप्लेनिश करने के लिए उन रिसोर्सेज को जो हमारे बॉडी में कंज्यूम हुए हैं बाकी के 18 घंटे में। तो इस नींद बहुत जरूरी है। पर हम ये सोचे कि नींद के टाइम में हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो नहीं है। सपने रेगुलरली आते हैं, कई लोगों को ज्यादा आते हैं, कई लोग कम आते हैं, कई लोगों को याद नहीं रहते, कई को याद रहते हैं। तो सपने का जो रीजन है वो हमारे डे टू डे एक्टिविटी से भी रिलेटेड है। अगर हम किसी चीज के बारे में ज्यादा परेशान है, स्ट्रेस्ड आउट है, तो वो सपने हमारे को ज्यादा आते हैं। तो सर क्या सपने जो होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कुछ लिंक होते हैं सर? सबकॉन्शियस माइंड में ही हमारे सपने चलते रहते हैं। जो भी हमारे स्ट्रेसफुल चीजें होती हैं उनको हम कॉन्टिन्यूसली सोचते रहते हैं उस स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए, तो वो सपनों के रूप में भी हमारे दिमाग में आते हैं। इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाक्य मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। आज से करीब 15 साल पहले की बात है। मैं अपने घर के पास रेलवे स्टेशन का टिकट लेने रेलवे काउंटर पे गया, और वहां पर मैंने अपने भोपाल जाने के लिए, ससुराल जाने के लिए मैंने अपना टिकट रिजर्व कराया, जाने का, आने का। और वो कराने के बाद मैं वापस आ गया, और उसके 3-4 दिन बाद मुझे सपने में ये आया कि मैंने उसमें गलत डेट करवा दी है। जाने की डेट तो ठीक है, लौटने वाले की जो डेट है उसमें 1 महीना एक्स्ट्रा डलवा दिया है। तो मुझे ये सपने में आया। सपने में आया तो फिर मैंने उसी समय मेरी नींद खुली, और नींद खुली तो मैंने चेक किया और मैंने देखा कि उसमें डेट वही अगले महीने की डली हुई है, जो कि सच था। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं जो मैंने उस वक्त गलत किया वो मेरे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हुआ, और वो सपने की तरह 3-4 दिन बाद मेरे दिमाग में आया। और मैंने जब वो डेट चेक करी तो सचमुच वो सही था कि मैंने डेट गलत डाली हुई थी, और फिर मैंने वापस जाके रेलवे काउंटर पे। तो मतलब हमारे जो डे टू डे लाइफ में हम करते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाते हैं और वही हमें सपने के रूप में दिखाई देते हैं। जाते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था जब मैं क्लास 5 में था। तब मेरा अगले दिन इंग्लिश का टेस्ट था, और मैंने सारी पढ़ाई कर ली थी, और मैं रात को सोया तो रात को सपने में ही मेरे को अचानक याद आया कि मैंने एक पर्टिकुलर चैप्टर तो पढ़ना भूल ही गया। और मेरी नींद खुली और मैंने डेफिनेटली रियलाइज किया कि वो कोर्स में था, हाफ ईयरली एग्जाम था और मैंने नहीं पढ़ा था। तो उसी वक्त मैंने पढ़ा। तो मतलब मेरे साथ इस तरह के वाकया चाइल्डहुड से हो रहे हैं, और ऐसा बहुत लोगों के साथ सबके साथ होता है सर। राइट सर, अब बात करते हैं जो आज के टाइम पे बहुत ज्वलंत मुद्दा है, जो स्क्रीन टाइम की बात करते हैं सर, स्क्रोलिंग की बात करते हैं। हम सब शाम को जब बेड पे जाते हैं सर, फोन उठा लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम हमने स्क्रोलिंग पे लगा दिया सर। उसका हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं या ब्रेन के जो केमिकल्स हैं, क्या क्या उस पर असर पड़ता है सर हमारी डे टू डे लाइफ में इस ओवर स्क्रॉलिंग का? तो हमारे ब्रेन की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जो हम लोग अपनी पढ़ाई करते हैं, जिसके हम बार बार रिहर्सल करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, वो हमारे ब्रेन में जो है बैठ जाता है। उसके नई मेमोरीज बनती है, नई नई चीजें हम देखते हैं, उनसे नई मेमोरीज बनती हैं। मोबाइल के आने से और जो रील्स हैं और जो स्क्रॉलिंग हम करते हैं, उससे हमारा जो कंटेंट है बड़ा फास्ट चेंज होता है और बड़ा फास्ट चलता है। तो सबसे बुरा इफेक्ट तो आंखों पर पड़ता है, क्योंकि हम इंटरेस्टिंग रील को या इंटरेस्टिंग कंटेंट है उसको बिना पलक झपकाए भी देखते रहते हैं। तो इस तो हमारी आई की ड्राइनेस और आंखों का जो डीजनरेशन है वो बढ़ जाता है। सेकेंडली आती है बात हमारे ब्रेन की। तो अगर हमारा कंटेंट जो है ब्रेन में बहुत फास्ट चेंज होगा तो हमारी मेमोरी में शॉर्ट रहेगा, और उसमें हो सकता है कि अच्छा कंटेंट और खराब कंटेंट हो, तो खराब कंटेंट भी हमारे को परेशान करे। तो
बहुत ज्यादा रील्स देखना और बहुत ज्यादा सर्फ करना इंटरनेट, फेसबुक को या सोशल मीडिया को, वो हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है, नेगेटिव साइड में ले जा सकता है, हमें कंफ्यूज कर सकता है और इससे हमारे ब्रेन का डिजनरेशन बढ़ सकता है। सर मैं अभी कहीं पढ़ रहा था, हमारा जो ह्यूमन का अटेंशन स्पैन है वो 6 सेकंड है और वो कम हो रहा है। क्या ये भी उसका एक रीजन हो सकता है कि हमारा किसी भी चीज पे हम 6 सेकंड से ज्यादा अटेंशन स्पैन नहीं दे सकते हैं, हमारा ब्रेन कुछ दूसरा सोचना शुरू कर देता है, कुछ दूसरी एक्टिविटी करता है। तो क्या हमारी ये मोबाइल की जो स्क्रीन टाइम, आई वुड से इसका जो ज्यादा यूजेस है, इसकी वजह से भी कुछ फर्क पड़ रहा है सर? डेफिनेटली मैं वही आपको बताया कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या जब हम रेडियो सुनते हैं या हम टेलीविजन देखते हैं या हम अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं, उस वक्त जो एक्टिविटीज चेंज हो रहा होता है वो बहुत फास्ट नहीं होता है। इन सब में सबसे फास्टेस्ट होता है टेलीविजन के सामने, पर मोबाइल उससे 100 गुना आगे चेंज करता है हमारे कंटेंट को। हमें एक रील जो पसंद नहीं आ रही है उसको चेंज करने में हमारे को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है, और अगली रील से तीसरी चौथी। जो टेलीविजन में हम सीरियल देखते हैं उसमें जो चेंजेस आते हैं आधे घंटे के अंदर, वो सारे चेंजेस हमारे मोबाइल में हम 1 से 2 मिनट के अंदर कर पाते हैं। इतने फास्ट चेंजिंग कंटेंट के साथ हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो भी कम हो जाता है। तो हमें किसी चीज में मजा नहीं आता, हमें सिर्फ वही चीज देखनी होती है जो हमें अच्छी लगती है। और एआई जनरेशन के साथ साथ मोबाइल भी हमारे को वो चीज दिखाने की कोशिश करता है जो हमें पसंद आ रही है, फिर हम उसमें भी और अच्छी चीज खोजते हैं, तो उससे हमारा अटेंशन स्पैन चेंज होता है और हमारी जो इंटरेस्ट है वो हमारे बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, और हमारा जो ओवरऑल माइंड का जो है कंफ्यूजन वो बढ़ता चला जाता है। तो वी बिकम मोर कंफ्यूज कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना। हमारी हर चीज से रुचि, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन मेरा जो है सर वो थोड़ा सा युवाओं से लेके है। आज के टाइम पे ई सिगरेट्स या अगर वेपिंग की बात करते हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए है। वो युवा जो सिगरेट या एक्टिव स्मोकिंग में नहीं भी हैं, वो भी कूल दिखने के लिए सर वेपिंग का यूज़ करते हैं सर। तो उसका ब्रेन पे क्या असर पड़ता है, लंबे समय पे उसका क्या असर हो सकता है, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे सर? सो 2-3 चीजें हैं इसमें। एक तो जो हमारा यूथ है, स्पेशली जो नॉन मेडिकल साइड में है, वो लोग करीब 20-22-23 साल की उम्र में एक जॉब में आ जाते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाती है। जनरली लोग अपने घरों से दूर कहीं ना कहीं होते हैं, हॉस्टल में होते हैं या अपने वर्क प्लेस में, अपने एनवायरनमेंट में होते हैं जहां पर उनको पूरी फ्रीडम होती है, नोबडी इज वॉचिंग देम। या दूसरी तरह से कहेंगे कि एवरीबडी इज वॉचिंग देम कि वो कितने स्मार्ट हैं। अब वो स्मार्टनेस शो करने के लिए ये जो 2-3 चीजें हैं ये बड़ी कॉमन हो गई हैं आजकल, जिसमें कि वेपिंग है, अल्कोहल है, सिगरेट्स है, या इवन कुछ लोग कुछ जगहों पे ड्रग्स का भी कंजम्पशन होता है। उसमें आपको एक पर्सनल लाइकिंग के अलावा आपको एक सोशल प्रेशर होता है कि बाकी लोग कर रहे हैं और अगर हम नहीं करेंगे तो हम उनके सामने इंफीरियर लगेंगे। तो ये सब चीजें बहुत नुकसानदायक हैं, क्योंकि वेपिंग या ई सिगरेट में अच्छे से निकोटिन होता है, एंड निकोटिन हमें पता है इट्स हार्मफुल फॉर द हेल्थ। निकोटिन जो है हमारे पूरे शरीर को गला देता है, स्टार्टिंग फ्रॉम बोन्स, ब्लड वेसल्स, ब्रेन, लिवर, एवरी लंग्स, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो हमारा गल जाता है अगर हम निकोटिन ज्यादा लेते हैं। खाली लंग्स में ही नहीं, बॉडी के पूरे शरीर का सबसे ज्यादा इफेक्ट तो ब्लड वेसल्स को करता है, ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती है। तो जो निकोटिन है वो बहुत हार्मफुल है, और ई सिगरेट और वेपिंग में कोई डाउट नहीं देयर इज निकोटिन। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत मेजर्स लिए स्मोकिंग को कम करने के लिए। क्या मेजर्स लिए? मुझे याद है बचपन में जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर के सिगरेट के और अल्कोहल के, मैकडोवेल्स के ऐड आते थे, जो कि बिल्कुल बंद कर दिए। उसके बाद पब्लिक प्लेसेस में भी सिगरेट का कंजम्पशन जो है बिल्कुल बंद हो गया, अलाउड नहीं है। चंडीगढ़ जैसी सिटी में तो आप बिल्कुल कंज्यूम नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए। वेपिंग और ई सिगरेट जो है वो उसका एक ऑल्टरनेटिव है, जिसमें कि आपके पास कोई सिगरेट नहीं है, कोई ज्यादा धुआं नहीं आ रहा, कोई चीज जल नहीं रही, एवरीथिंग इज इनसाइड वन स्मॉल मशीन। तो वो आप घर के अंदर, घर के बाहर, वर्क प्लेस पे, टॉयलेट में, कहीं पर भी कर सकते हो, और उसके बारे में वो जो है खराब नहीं दिखती, और सिगरेट के साथ जो टैबू है वो एसोसिएटेड नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। बट इट इज मोर हार्मफुल देन टोबैको एंड सिगरेट। तो सर इसमें आप युवाओं को एक क्विक संदेश क्या देना चाहेंगे कि इसके लॉन्ग टर्म में क्यों उन्हें क्विट कर देना चाहिए? एनी टाइप ऑफ निकोटिन, चाहे वो आपका तंबाकू हो, जर्दे के रूप में हो, पान मसाला हो, सिगरेट हो, या कोई और तरीके से भी हो, निकोटिन इज वेरी बैड फॉर हेल्थ, और निकोटिन शुड नॉट बी टेकन एट ऑल। अल्कोहल भी आज से कुछ साल पहले तक कुछ डॉक्टर्स कहते थे 50 से 60 ml तक डेली अल्कोहल कंजम्पशन से आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है, आपके हार्ट के लिए हेल्दी है। पर अभी जो रिसेंट गाइडलाइंस आई हैं आईसीएमआर की, उन्होंने अल्कोहल की इवन 10 ml की मात्रा को भी खराब ठहराया है। तो इसलिए अल्कोहल का एक डिफरेंट नजरिया है कि अल्कोहल आप शायद पार्टी में लेते हो, महीने में एक बार लेते हो, लेकिन आपका जो
सिगरेट और टोबैको का जो कंजम्पशन है और उसका जो अवेलेबिलिटी और उसका जो यूसेज है वो आप डे टू डे एक्टिविटीज के साथ भी कर सकते हो। तो मेरे मानना है कि टोबैको एंड निकोटीन आर मोर हार्मफुल dangerous than देन अल्कोहल बिकॉज ऑफ द ईज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑल्सो। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, जो काफी ज्वलंत मुद्दा है, जो है बैकएक। दिल्ली एनसीआर की बात करें या हर उस मेट्रो सिटी की बात करें जहाँ पे रोज हमारे यूथ सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं और दिन भर सिटिंग जॉब में होते हैं सर, बैकएक की प्रॉब्लम सर बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इसके पीछे क्या रीजंस हैं? क्या पोस्चर ही एक रीजन है या हमारी जो लाइफस्टाइल है वो रीजन है? वो कैसे उस पर हम मेंटेन कर सकते हैं ताकि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें? सो बैकएक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और बैकएक जो है मैं कह सकता हूं कि 1/3 पॉपुलेशन को एट वन मोमेंट ऑफ टाइम बैकएक रहता ही है। और इसका जो मेन रीजन है वो लाइफस्टाइल। जैसे आपने कहा कि आईटी प्रोफेशनल्स को काफ़ी ज़्यादा होता है या उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा होता है जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जो लोग खान पान में ध्यान नहीं रखते, जो लोग स्लीप प्रॉपर नहीं लेते, तो उनमें काफ़ी कॉमन है। तो अगर हम आईटी की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो रात को काम कर रहे हैं तो उन लोगों को एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल पाता। बहुत सारे लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं पर घर में उन्होंने एनवायरनमेंट नहीं बना रखा जिसमें कि वो काम कर सकें, तो वहां पर वो टेबल चेयर नहीं है, वो बेड पे लेट के या सोफे पे लेट के लैपटॉप को अपने चेस्ट के ऊपर रख के और काम करते हैं, तो उससे हमारी गर्दन और लो बैक सब जगह पे प्रॉब्लम आती है। एक्सरसाइज करके हम अपनी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, मसल्स को स्ट्रांग बनाते हैं। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो जब हमें कभी झुक के कोई सामान उठाना है या हमें कभी कोई अचानक भारी सामान उठाना है तो उस वक्त हमारी जो बैक मसल्स है उतनी स्ट्रांग नहीं होंगी और जवाब दे जाएंगी और उसमें इंजरी भी हो सकती है या उसमें क्रॉनिक बैकएक भी हो सकता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज, गुड डाइट, डाइट का मतलब है हाई प्रोटीन डाइट, जंक फूड का कम से कम सेवन करना। इसके अलावा प्रॉपर स्लीप, मैंने आपको बताया कि 7 घंटे की प्रॉपर स्लीप हमारे शरीर को रिजुविनेट करने के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा अल्कोहल और सिगरेट कंजम्पशन करने से भी हमारे स्पाइन हेल्थ में प्रॉब्लम आती है, मसल्स और बोन्स में नुकसान होता है। तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे और अपने स्पाइन का ध्यान रखेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होंगी। स्पाइन ट्रॉमा, चोट लगना सबसे बुरी चीज है जो हमारे स्पाइन के साथ हो सकती है, क्योंकि एक छोटी सी इंजरी भी जो है वो क्रॉनिक बैकएक बन सकती है। छोटी लिगामेंट इंजरी, मसल इंजरी या बोन का फ्रैक्चर, ये सब हमें तो अगला क्वेश्चन मेरा सर इसी से था कि लोग जिम में आज के टाइम पे हैवी वेट उठाते हैं सर और उनको बैकएक हो जाता है, तो क्या इसका न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन भी है कुछ? पहले टाइम पे अखाड़े होते थे, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते थे, आप दंड बैठक करते थे, अपने आप को आप पार्क में जाके पुल अप करते थे। आजकल वही सब चीजें रिप्लेस हो गई जिम में, क्योंकि बाहर पॉल्यूशन ज्यादा है या बाहर इस तरह की फैसिलिटीज हर किसी को अवेलेबल नहीं है। जिम जो है वो इजीली अवेलेबल है आजकल, हाई राइज सोसाइटी, नोएडा में हर सोसाइटी में जिम है, तो उस केस में लोग जिम का सहारा लेते हैं। गलत नहीं है, जिम जाके आप किसी ट्रेनर के अंडर स्पेसिफिक मसल्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप जो भी आप चाहें अपना वेट लॉस कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर एरिया की एक्सरसाइज ज्यादा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो सब ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर वहां पर ट्रेनर है और अच्छा ट्रेनर है तो आप उसकी सलाह जरूर लें। उसके अलावा अगर आप बहुत फास्ट मसल्स को डेवलप करने की कोशिश करेंगे या बहुत फास्ट अपने वेट को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो उस चक्कर में आप इमोशनल होकर गलत तरह की एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे या वेट बहुत ज्यादा लिफ्ट करना शुरू करेंगे जितनी आपकी कैपेसिटी नहीं है। उस केस में आपके स्पाइन को या किसी भी बॉडी पार्ट को, मसल्स को इंजरी हो सकती है। तो दैट इज वेरी बैड थिंग। एक बार इंजरी हो गई उसकी वजह से जो साइड इफेक्ट्स है, पेन हो रहा है, वो आपको लंबे टाइम तक एक्सरसाइज करने नहीं देगा। तो ये तो उल्टा काउंटर प्रोडक्टिव हो गया ना कि आपने 15 दिन बहुत एग्रेसिव किया और फिर 3 महीने कुछ नहीं किया। उसके बजाय अगर आप धीरे धीरे बिल्डअप करते हैं, स्लोली जाते हैं और 3 महीने में उस लेवल पे पहुंचते हैं जहां पर कि आप 15 दिन में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तो आपकी कंटिन्यूअस एक्सरसाइज भी है और वो लंबे टाइम तक आपको फायदा देगी। शॉर्ट टर्म में जो आपने गेन्स लिए हैं वो आपके थोड़े टाइम बाद खराब भी हो सकते हैं, लेकिन आपने जो स्लोली प्रोग्रेस किया, लॉन्ग टर्म में आपने किया है, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है तो देयर इज ऑलवेज पेज वेल। इस तरह आपकी बॉडी के लिए भी जो है स्लो एंड स्टेडी लॉन्ग टर्म ग्रोथ will help your body to be more healthy than short term. सर मेरा अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि लोग स्पाइन की सर्जरी कराने से घबराते हैं सर। स्पाइन इज सब कंसीडर्ड टू बी कि टैबू है कि स्पाइन की सर्जरी नहीं कराना चाहिए। वो मुझे लगता है जब एक लेवल के बाद जब मेडिसिन से वो कंट्रोल नहीं कर पाते तब वो सर्जन के पास जाते हैं। तो उसका सक्सेस रेशियो क्या है सर आज के टाइम पे जो नए इंस्ट्रूमेंट आए हैं, और हमें कब, हाउ फ्रिक्वेंटली वी शुड विजिट और सर्जरी हमें करवानी चाहिए सर? क्या उसका आपका कहना है सर? सबसे पहले तो कोई भी सर्जरी कराने से पहले आदमी घबराता है। मैं कई बार अपने ब्लड सैंपल लेने की कोशिश करता हूँ तो उसमें भी मेरे को 2-4 मिनट लगते हैं अपने आप को प्रिपेयर करने में कि नीडल प्रिक होगा। जायज की बात है, हर आदमी घबराता है। सेकेंडली, अगर किसी भी आदमी को, औरत को स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सर्जरी की जरूरत पड़ेगी 1% केसेस में। नॉट मोर देन 1% पीपल विल रिक्वायर अ सर्जरी इफ दे हैव अ बैक प्रॉब्लम।
तो इसलिए आप, सबसे बड़ी बात है कि किसी स्पाइन सर्जन से या किसी डॉक्टर से मिलने से घबराएं नहीं, क्योंकि अगर आप डिले करेंगे तो हो सकता है जो चीज मेडिसिन से ठीक होने वाली थी वो अब सर्जरी से ठीक हो। तो इसलिए घबराना नहीं है। कोई भी डॉक्टर पकड़ के आपकी जबरदस्ती सर्जरी नहीं करेगा। 1% लोगों को संगीत सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि आप पॉजिटिव साइड देखें और 99% केसेस में आप दवाइयों से ठीक हो रहे हो और एक्सरसाइज से ठीक हो रहे हो। तो प्लीज विजिट अ स्पाइन सर्जन अगर आपको स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है और आपके छोटे मोटे ट्रीटमेंट से वो ठीक नहीं हो पा रही है, और रेगुलर विजिट करिए। अगर स्पाइन सर्जरी की जरूरत पड़ती है और अगर एक डॉक्टर कह रहा है कि स्पाइन सर्जरी की जरूरत है, तो प्लीज बिलीव इन हिम और यू टेक सेकेंड और थर्ड ओपिनियन। कोई बुराई नहीं है, आप ओपिनियन लीजिए और उसके बाद जिस डॉक्टर से आपको लगे कि आपका फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, आप वहां सर्जरी कराएं। आज से 20-25 साल पहले स्पाइन सर्जरी बहुत ही डेंजरस मानी जाती थी, इसलिए क्योंकि तब गैजेट्स अवेलेबल नहीं थे और एमआरआई की अच्छी फिल्म्स अवेलेबल नहीं थी, फैसिलिटीज एनेस्थीसिया की भी इतनी अच्छी नहीं थी, एंड मेजॉरिटी ऑफ द सर्जरीज ऑफ स्पाइन वर डन फोकस्ड ऑन ओनली द स्पाइन, द बोनी स्पाइन। तो एक ही तरह की सर्जरी, सिर्फ स्पाइन को खोल देने वाली सर्जरी आज से 20-25 साल पहले होती थी। टेक्नोलॉजी चेंज हुई, टेक्निक चेंज हुई, लोगों ने रिसर्च करी और फिर बहुत सारे ऐसे रिव्यूज आए, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स देखे गए जिसमें कि और बहुत सारी चीजें करी जा सकती है स्पाइन के साथ। स्पाइन में नर्व डिकम्प्रेशन किया जा सकता है, डिस्क को रिप्लेस किया जा सकता है, स्पाइन को फिक्स किया जा सकता है, और भी चीजें ऐसी हैं, दवाइयां स्पेशल आ गई जिनसे आप उन ट्रीटमेंट में, सर्जरी में ऐड कर सकते हो उन दवाइयों को, जिससे कि पेशेंट ठीक हो सकते हैं। तो 20-25 साल में जितना स्पाइन सर्जरी में रिसर्च हुआ और जितने हमारे रिजल्ट्स इंप्रूव करे हैं, मैं कहूंगा कि आज की डेट में स्पाइन सर्जरी जो है वो 97 to 98% सेफ है। कोई भी चीज 100% नहीं होती, मेडिकल साइंस में कभी भी नहीं होती 100%, क्योंकि एक्सीडेंट होने का भी रिस्क होता है और कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती हैं। तो ये एक मैटर ऑफ डिस्कशन है बिटवीन डॉक्टर, योरसेल्फ एंड योर फैमिली, कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन है रिजल्ट का और डॉक्टर आपको कितना एक्सपेक्टेशन से रिजल्ट दे सकता है। कोई भी अगर स्पाइन की सर्जरी हो रही है जिनकी उम्र 70-80 साल है, वो ये एक्सपेक्ट ना करे कि वो 20-25 साल के हो जाएंगे जैसे वो पहले थे। लेकिन अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ 50-60%, 70% भी इंप्रूव होती है, तो मेरा मानना है कि ये एक अच्छा इंप्रूवमेंट है एंड यू कैन गो फॉर स्पाइन सर्जरी। तो सर, क्या जो 70 साल या 80 साल की उम्र में है वो भी सर्जरी के लिए, बिकॉज देखा ये जाता है कि 60-70 के बाद फिर लोग बोलते हैं नहीं सर्जरी नहीं, दवा से काम चला लेंगे, तो क्या वो भी जा सकते हैं? उनका रिकवरी रेट भी हाई होता है सर? जिस तरह के आजकल लॉन्गेविटी बढ़ रही है, आज से 20-25 साल पहले हम 60-65 साल की उम्र तक को अच्छी उम्र माना करते थे, आज वही उम्र जो है 70-75 साल तक हो गई है। बहुत सारे लोग हैं जो कि 100 साल तक भी जीते हैं। तो विदेशों में जैसे डेवलप कंट्रीज हैं, वहां पर 60-70 साल के लोग आते हैं, कहते हैं मैं साइकिलिंग नहीं कर पा रहा, मैं रनिंग नहीं कर पा रहा, तो मुझे आप सर्जरी करो या ट्रीटमेंट दो जिससे मैं ठीक हो जाऊं। आज इंडिया में भी 60-65 साल वाले, 70 साल वाले लोग आते हैं कि उन्हें क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, उनको पेन फ्री होना है, उनको भी वॉक करनी है, उनको फंक्शन अटेंड करने हैं, डांस भी करना है और सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है। डेफिनेटली उसमें भी 95% पेशेंट को सिर्फ दवाई, फिजियोथेरेपी या प्रिकॉशंस चाहिए, पर 5% को, उन पेशेंट्स को 5% को सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। और फिर डिपेंड करता है कितनी डिजीज जो एक्सटेंड कर चुकी है, कितनी प्रॉब्लम है, उस हिसाब से सर्जरी ऑफर करी जा सकती है। और डेफिनेटली 70-80% केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। एपिलेप्सी यानी मिर्गी, इसका सर रियल कॉज क्या होता है, इसका रियल कारण क्या होता है कि लोगों को कब मिर्गी आती है, उसके बारे में बताएं सर। तो हमारा ब्रेन जो है वो एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का जो है वो सीपीयू है। वहां पर बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, हजारों में, सैकड़ों में, लाखों में सेल्स होते हैं जिनके आपस में इंटरेक्शंस होते हैं। उनके बीच में अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उससे एपिलेप्सी हो सकती है। तो बहुत सारे केसेस एपिलेप्सी के ऐसे होते हैं जिनको जन्म से या चाइल्डहुड से एपिलेप्सी होती है और ब्रेन के एमआरआई में स्ट्रक्चरली सब ठीक होता है, पर बहुत ही माइक्रो लेवल पे कहीं ना कहीं साइनेप्सिस या कहीं ना कहीं जो तारें हैं वो गलत जुड़ी होती हैं और उनको सीजर्स आते हैं। उन सीजर्स के लिए मेडिसिन होती हैं जिनको मेडिसिन से कंट्रोल किया जा सकता है। 1 से 2% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी होती है और सीजर्स आने का कारण नहीं समझ में आता हो, तो उस केस में दवाइयों से अगर कंट्रोल नहीं होता तो सर्जरी भी करी जा सकती है। तो एपिलेप्सी एक बीमारी है जो कि ब्रेन से रिलेटेड है, काफी कॉमन है। पहले टैबू था लेकिन अब लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं। डेफिनेटली किसी को अगर सीजर डिसऑर्डर है, एपिलेप्सी है, तो उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस है लाइफ में, जैसे स्विमिंग नहीं करना, गाड़ी नहीं चलाना, अनलेस कि वो बहुत अच्छे से कई सालों तक कंट्रोल्ड लाइफ मेंटेन कर रहा है, कंट्रोल्ड है। तो इसलिए एपिलेप्सी जो है वो काफी कॉमन बीमारी है। कुछ केसेस में ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, चोट लगने से भी एपिलेप्सी हो सकती है। उस केस में अगर हम ऑफेंडिंग फैक्टर को हटा देते हैं तो
कंट्रोल हो जाती है, क्योर हो जाती है। पर अगर कोई भी स्कार बना है ब्रेन के अंदर, इसका मतलब है वहां पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी खराब हो गई है, तो उसमें दौरे पड़ने का रिस्क जो है लाइफ टाइम रहता है। सर एक इसी में एक मिथ है सर, अगर आप किसी गांव में जाते हैं, कहीं देखते हैं, तो वहाँ जूते को सुंघा देते हैं और उससे वो बोलते हैं सही भी हो जाएगा। तो क्या इसके पीछे भी सर कोई साइंस है? तो मैं इसमें अगेन अपनी जीवन का एक वाकया शेयर करूंगा। आज से करीब करीब 40 साल पहले, जब मैं 8-10 साल का था, तो हमारे घर के सामने एक गुब्बारा वाला फ्लूट गुब्बारा लेके जो घूमता था, उसको कुछ अजीब सा हुआ और वो गिर गया। और तब मैं बाहर ही खड़ा था वरांडे में, और मैंने देखा बहुत सारे लोग को उसको लिटा दिया, उसको जुराब सुंघा रहे, कोई पानी डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और वो करीब करीब 7-8 मिनट में उठ के बैठ गया, खड़ा हो गया। फिर लोगों ने उसको बिठाया, पानी पिलाया, और 20-25 मिनट में वो अपना सामान लेके वहां से निकल गया। तो ये मेरी जिंदगी का पहली बार मैंने कभी किसी को फिट आते हुए देखा था, और मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। अब जब मैं न्यूरो साइंसेज में हूँ, न्यूरो सर्जन हूँ, तो मेरे को अब उसको रिकलेक्ट करता हूँ कि तब उसको दौरा पड़ा था, और उस वक्त ये जूते से मारना, जूता सुंघाना, जुराब सुंघाना या पानी से छींटे डालना, ये बड़ा कॉमनली किया जाता था, और आज भी लोग करते हैं। तो क्या होता है कि जो दौरा होता है, दौरे में ऐसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है कि पेशेंट को कई बार पता होता है, कई बार नहीं पता होता है, और वो एक्टिविटी अपने आप थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाती है। उसमें किसी भी तरीके के जूता सुंघाने से, पानी पिलाने से, पानी छेद डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑल सीजर्स बट 1% विल गेट कंट्रोल बाय इटसेल्फ इन 1 to 2 मिनट्स। 1 से 2 मिनट में सारे अपने कुछ ना भी करें, कुछ ना भी करें, खड़ा हो जाएगा। हमें 2 चीजें करनी चाहिए। एक तो पेशेंट को चोट ना लगे तो उसको वहीं लिटा देना चाहिए करवट दिला के, और करवट इसलिए दिलानी चाहिए ताकि बाई चांस उसके मुंह में झाग हो, उल्टी हो, तो वो फेफड़ों में ना जाए, वो बाहर निकल जाए। इसके अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए। सीजर जो है 99% केस में अपने आप खत्म हो जाएगा। 1% केसेस में स्टेटस एपिलेप्टिकस होता है, जिसमें दौरे बार बार पड़ते हैं। उस केस में हमें तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना होता है, क्योंकि तब वो इंजेक्शन दिए बिना कंट्रोल में नहीं आता। अदरवाइज 99% जो है सीजर अपने आप बंद हो जाएंगे। अब क्रेडिट आप मोजो को दो, पानी को दो, जूते को दो, ये आपके ऊपर है। अदरवाइज वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। 1 से 2 मिनट में खुद से खड़ा हो जाएगा। धन्यवाद सर। अगला क्वेश्चन है सर, ब्रेन ट्यूमर का मेन कारण क्या होता है सर, और क्या आज के टाइम पे इसके केसेस बढ़ रहे हैं या क्या स्थिति है सर? लोगों का कहना है कि ब्रेन ट्यूमर केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेन ट्यूमर हो रहे हैं, और पता नहीं ऐसा क्या हो गया है, मोबाइल की वजह से है, हमारे खान पीन में ऐसी गड़बड़ है जिसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर हो रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि ब्रेन ट्यूमर होने का कोई खास कारण अभी तक मिला नहीं है। 1-2% ब्रेन ट्यूमर्स जो है वो कंजेनाइटल डिजीज की वजह से होते हैं, जिसमें कि हमारे क्रोमोसोम्स या जीन्स के लेवल पे गड़बड़ होती है। तो वो हमारे सिंड्रोमिक ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, जैसे न्यूरोफाइब्रोमास है। तो वो ट्यूमर जो है वो हमारे जेनेटिक्स से जाते हैं, यानी पेरेंट्स से बच्चों में, बच्चों से और बच्चों में, इस तरह जा सकते हैं। अदरवाइज 99% ब्रेन ट्यूमर जो होते हैं वो अपने आप ही होते हैं। हाँ, कुछ 50% ब्रेन ट्यूमर्स वो होते हैं जो कि हमारे किसी और शरीर के ट्यूमर से निकल के ब्रेन में भागते हैं। अब उस शरीर का जो ट्यूमर है वो किसी जेनेटिक मेकअप से या जेनेटिक रीजंस की वजह से है, तो वो अलग बात है। अदरवाइज जो मेन डी नोवो ब्रेन ट्यूमर, जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स हैं, उनका कोई एसेंशियल बेसिस नहीं है कि वो क्यों हो रहे हैं। तो मोबाइल या किसी तरह के खान पान से उसको कोरिलेट करना ठीक नहीं है। सर क्या लाइफ और स्ट्रेस ये भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को इफेक्ट करते हैं? लाइफ और स्ट्रेस बिल्कुल डेफिनेटली हर तरीके की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन को इफेक्ट करते हैं, पर ब्रेन ट्यूमर में इसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। हाँ, अगर आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ है और अगर आप डिले करते हैं अपनी ट्रीटमेंट को, तो डेफिनेटली जो ब्रेन ट्यूमर है वो प्रोग्रेस कर जाता है और आपके ट्रीटमेंट के उस जोन से बाहर चला जाता है। तो स्ट्रेस और जो हमारे लाइफस्टाइल है उससे हमारे को और बहुत सारी डिजीज में फर्क पड़ता है। डिमेंशिया है, या स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक है, माइग्रेन है, या अल्जाइमर डिजीज है। इन सब चीजें डिजीज में डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्ट्रेस और उन सब चीजों का रोल है। एआई और रोबोटिक सर्जरी आने से सर क्या पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या फर्क पड़ा है? सर्जरी में आपको सर क्या ईज ऑफ सर्जरी हो गई है, उसके बारे में बताएं। जब हम बात करते हैं एआई की, तो एआई जो है वो हमारे डायग्नोस्टिक्स में काफी हेल्प कर रहा है, और हमारे अगर सिम्टम्स हैं, इमेजिंग्स हैं, अगर हम उसको एआई के थ्रू रीड करते हैं तो वो हमारे को एक प्रॉबल डायग्नोसिस के पास पहुंचा देता है। पर डेफिनेटली जो डायग्नोसिस बनाता है वो बहुत सर्टन नहीं होता है, पर डेफिनेटली वो हमारे क्विक डिसीजंस के लिए, क्विक डायग्नोसिस के लिए हेल्प करता है। खासकर एआई का रोल आता है जब हम एक्यूट स्ट्रोक मैनेज करते हैं, तो उसमें अगर हम सॉफ्टवेयर में सारे पेशेंट की फाइंडिंग्स, क्लिनिकल सिम्टम्स, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स डाल देते हैं, तो वो एक कॉन्क्रीट आंसर निकाल देता है और वो हमारे मैनेजमेंट प्लान को वो हेल्प कर सकता है।
इस तरह के काफी रिसर्च हुई है विदेशों में, इंडिया में भी धीरे धीरे इस तरह का आ रहा है। बाकी न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस में भी जो कि नॉन सर्जिकल है उसमें भी एआई जो है काफी पेनिट्रेट कर रहा है और हेल्प कर रहा है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग में। अब हम बात करें सर्जरी की। रोबोट जो है पिछले 10-15 साल से काफी कॉमन है और हेल्पफुल है एब्डोमिनल सर्जरीज के लिए, यानी पेट की सर्जरीज के लिए, चाहे पेट की ऑन्को सर्जरीज हो या पेट की गायनी सर्जरीज हो या यूरोलॉजी सर्जरीज हो, उसमें जो है रोबोट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि वो रोबोट के अंदर जो आर्म्स हैं या जो उसके अंदर एंडोस्कोप्स लगे हुए हैं वो हमारे एब्डोमेन या पेल्विक कैविटी के डीप ऑर्गन्स तक चले जाते हैं और वहां पर आराम से सर्जरी करी जा सकती है और रिजल्ट्स इंप्रूव हुए हैं। जब हम बात करते हैं ब्रेन की और स्पाइन की, तो उसमें अभी तक कोई ऐसा रोबोट नहीं आया है जो कि उस तरह की सर्जरीज परफॉर्म कर रहा है जैसे कि एब्डोमेन या पेल्विस की होती है। क्या क्या डेवलपमेंट हुई है रोबोट रिलेटेड? तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूरो नेविगेशन। पिछले 10-12 साल से न्यूरो नेविगेशन का इस्तेमाल हो रहा है, पर अब उसकी जो क्वालिटी है उसमें जो एनहांसमेंट हुए है क्वालिटी में, उससे हमारा प्रिसीजन और हमारा जो स्कोप ऑफ वर्क है वो काफी बढ़ गया है। तो हम उसको एक तरह से मिनी रोबोट कह सकते हैं ब्रेन के लिए, कि वो ब्रेन में हमारे को ट्यूमर तक पहुंचाता है, ट्यूमर के आसपास के एरिया को दिखाता है और सेफ प्लेन से हमें जाने के लिए गाइड करता है। तो दैट न्यूरो नेविगेशन इज ऑल्सो अ preliminary of a robotic surgery which we are using regularly in most of the hospitals. दूसरा हम बात करें स्पेसिफिक रोबोट का। हाँ, 2 टाइप के रोबोट्स अवेलेबल हैं मार्केट में जिसको कि हम प्रॉपर रोबोट का नाम देते हैं ब्रेन और स्पाइन सर्जरी के लिए, बट दे आर वेरी लेस एफिशिएंट एज कंपेयर टू दी रोबोट जो कि हमारी पेट की सर्जरी के लिए अवेलेबल है। क्योंकि वो रोबोट जो है वो बिल्कुल ब्रेन के अंदर एक बायोप्सी लेने के लिए और स्पाइन के अंदर सिर्फ स्क्रू की प्लेसमेंट के लिए हेल्प करता है, जो कि हम अदरवाइज भी और तरीकों से कर सकते हैं। पर अगर हम इस स्टेज पे नहीं आएंगे जहां ये डेवलपमेंट हो रही है, तो हम नेक्स्ट स्टेज पे कैसे जाएंगे? तो मैं इसको एक अच्छा एक्सपेरिमेंट रिसर्च मानता हूं, जिससे कि हम और फर्दर आगे जा सके और रिसर्च कर सकें, ताकि हम एक अच्छा रोबोट बना सकें जो कि एब्डोमिनल सर्जरीज की तरह ब्रेन सर्जरीज या स्पाइन सर्जरी में भी हमारी मदद कर सकता है। सर, वेरी क्विक क्वेश्चन ऑन पैरालिसिस, लकवा बहुत कॉमन होता है सर, अगर हो जाए तो क्या सिम्टम्स हैं और गोल्डन आवर क्या होता है सर? हम जब लकवे की बात करते हैं तो लकवे का मतलब होता है हमारे शरीर का कोई हिस्सा कमजोर होना। जनरली जो हम लूज टर्म यूज करते हैं लकवा, तो हम बात करते हैं स्ट्रोक की। स्ट्रोक का मतलब होता है कि एक साइड का हाथ और पैर कमजोर होना। तो वो जो लकवा होता है जिसमें एक साइड का हाथ और पैर कमजोर होता है, वो ही स्ट्रोक जो है वो मोस्ट कॉमन है, जिसमें हम गोल्डन आवर की बात करते हैं। तो अगर किसी को सडनली एक साइड का हाथ पैर कमजोर हो रहा है, साथ में कोई सिर दर्द वगैरह नहीं है, या फेस में टेढ़ापन है और साथ में बोलने में तकलीफ है, तो वो एक एक्यूट स्ट्रोक है जिसका कि गोल्डन आवर में ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अब हम वो गोल्डन आवर की बात करें तो 4.5 घंटे तो वो टाइम है जिसमें कि हम उसको एक ऐसा इंजेक्शन लगा सकते हैं जिससे कि ब्रेन के अंदर जो क्लॉट है, जिसकी वजह से वो वीकनेस आई है, अधरंग हुआ है या लकवा है, वो नस को हम खोल सके। या फिर अगर उससे लेट हो जाता है या उस दवाई के लिए पेशेंट जो है फिट नहीं है, तो हम कैथ लैब में ले जाके उसकी ब्लॉक्ड ब्लड वेसल को खोल सकते हैं। उसके लिए हमारे पास स्टेंट्स और एस्पिरेशन डिवाइसेस अवेलेबल है। तो ये गोल्डन आवर होता है एक्यूट स्ट्रोक में, जहां पर कि लकवा पड़ने पे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं और पेशेंट की जान भी बचा सकते हैं और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो कुछ दिनों पहले जैसे वर्ल्ड स्ट्रोक डे था, तो उसमें हमने काफी डिस्कशन किया। तो हम उसमें लेकिन इंपॉर्टेंट ये आता है कि पेशेंट को अस्पताल में, ऐसे अस्पताल में जहां पर कि इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है, सीटी स्कैन, एमआरआई मशीन और कैथ लैब अवेलेबल है, एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट और न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट अवेलेबल है, वहां पर जब इस तरह के पेशेंट पहुंचते हैं तो जल्द से जल्द उनका ट्रीटमेंट होता है। पर अगर वही पेशेंट किसी लोकल डॉक्टर के पास जाके या छोटे अस्पताल में जाके अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो गोल्डन आवर लूज कर जाता है और वो स्ट्रोक जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और फिर हम ये ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। सर, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो डर के मारे अपने ट्रीटमेंट को डिले करते हैं सर, वो दिखाना नहीं चाहते, वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? तो इंडिया में थोड़ा सा फेथ का इशू है। मे बी 5% डॉक्टर्स आर नॉट सो गुड, और उनके साथ जो लोगों का एक्सपीरियंस रहा, जो कि मीडिया ने भी हाईलाइट किया, उसकी वजह से फेथ डॉक्टर्स पे कई लोगों को कम रहता है। सेकेंडली, इंडिया में बहुत लोग इंश्योरेंस नहीं लेते हैं और कैश पे डिपेंड करते हैं। बहुत सारे लोगों के पास गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं होती है, तो उस केस में उनको ट्रीटमेंट कॉस्टली पड़ता है। इसके अलावा कई लोग डरते हैं, उनको लगता है उनका पास्ट एक्सपीरियंस या उनके किसी रिलेटिव का पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि जो कि नेगेटिव साइड में होता है, तो भी वो इलाज नहीं कराना चाहते। उस केस में 90% केसेस में मैं कहूंगा कि उन्हीं को
मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उनको पछताना पड़ता है कि राइट टाइम पे उन्होंने डिसीजन क्यों नहीं लिया। क्योंकि अगर बीमारी बढ़ जाती है तो उसका ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और हो सकता है कि रिजल्ट्स भी आपको नहीं मिले। तो अगर किसी डॉक्टर ने आपको सलाह दी है और उसमें कुछ इमरजेंसी भी उन्हें शो करी है डॉक्टर ने, तो आपको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, आपको फेथ रखना चाहिए और आपको ट्रीटमेंट के साथ गो हेड करना चाहिए। आजकल फोन की, व्हाट्सएप की, हर चीजों की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर स्टिल आपको डाउट है, बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल है, आप एक सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है पेशेंट को शिफ्ट करना है, पर अगर आपको किसी और डॉक्टर की ओपिनियन मिल जाती है कि जो पहला डॉक्टर है उसने सही सलाह दी है, तो प्लीज गो अहेड। जब आप टाइम वेस्ट करते हैं, डिले करते हैं, तो उससे जो बेसिकली खर्चा भी बढ़ता है, क्योंकि उससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं और उससे आपके अस्पताल में आने के चांसेस बार बार बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर हम फाइनेंशियली देखें और अगर हम मेडिकली देखें तो अर्ली डिसीजन में ही फायदा है। बहुत रेयरली कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि अपने आप भी ठीक हो जाती हैं, डिले करने में उनमें फायदा होता है, पर उनकी परसेंटेज काफी कम है और वो हम इतना अपनी किस्मत पे भरोसा ना करें कि हम अपने आप भी ठीक हो जाएंगे। तो मेरी सलाह है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें, सेकंड थर्ड ओपिनियन लें, लेकिन अगर ट्रीटमेंट सबका सिमिलर है तो प्लीज गो अहेड, डोंट वेस्ट टाइम। सर, आपकी यंग डॉक्टर्स के लिए क्या एडवाइस है, या जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस है सर? मेडिकल फील्ड जो है वो बहुत ही डिमांडिंग फील्ड है और अगर आपको इसमें एक्सेल करना है, आगे बढ़ना है और आपको अपने जॉब के साथ सेटिस्फेक्शन करना है, आपको अपने ज़मीर के साथ सेटिस्फेक्शन करना है और आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है अपने ज़मीर से, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ हम किसी मशीन से डील नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर डील कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग से। हमारी सहायता के लिए बहुत सारी मशीन्स हैं, अवेलेबल हैं, जिनका हम अप्रोप्रिएट यूज करके अपने मैनकाइंड को, ह्यूमन बीइंग की बॉडी को ठीक कर रहे हैं। और उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे रिसर्च होती जा रही है, डेवलपमेंट होते जा रही है, तो हमारा मेडिकल फील्ड, मेडिकल साइंस बहुत ही वास्ट होता जा रहा है। लेटेस्ट डेवलपमेंट भी बहुत फास्ट हो रही है। अगर कोई रुचि रखता है रिसर्च में, तो हो सकता है रिसर्च में जाए, तो बहुत स्कोप है जिसमें कि बहुत सारी चीजें अभी भी हमें पता नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, खासकर न्यूरो सर्जरी में। जैसे जैसे रोबोटिक्स आ रहे हैं, एआई आ रहा है, वैसे वैसे हमारा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। हम किससे कॉम्पीट कर रहे हैं? हम कॉम्पीट कर रहे हैं कंप्यूटर से। हमारे को अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा। तो अगर किसी को, यंग बंदा है जिसने भी डिसाइड किया कि उसको डॉक्टर बनना है, या जो मेडिकल फील्ड में ऑलरेडी आ चुका है, उसको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा ताकि वो मैक्सिमम नॉलेज गेन कर सके, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी मैक्सिमम कर सके, एक बैलेंस बनाए कि कितनी नॉलेज गेन करनी है, कितनी प्रैक्टिस करनी है। अगर सर्जिकल फील्ड में जाना है तो उसका एक्सपोजर अपने सीनियर्स के साथ, उनके सुपरविजन में काम करने के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप जितनी कम गलतियां करेंगे उतना आपके ज़मीर के लिए अच्छा होगा, आप अच्छा फील करेंगे और उतना ही आप प्रोग्रेस करेंगे। क्योंकि अगर आपके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे तो आप शुरू में ही डिमोरलाइज होके, डिमोटिवेट होके साइड में हो जाएंगे। सो वन हैज टू वर्क वेरी हार्ड. Everybody is not lucky to reach to the top, but if you work hard, you can be at least among top 10, 20 or 50. कोई ऐसा वाकया जिसने आपकी लाइफ को चेंज किया हो, जिसने आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाला हो सर? हाँ, ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं मेरी लाइफ में, पर एक वाक्य मुझे अभी अचानक याद आया। जब मैं पीजीआई चंडीगढ़ में स्टूडेंट था और हम लोग वहाँ पर एन्यूरिज्म सर्जरी बहुत कॉमन करते थे, और एन्यूरिज्म सर्जरी जो होता है वो बड़ी हाई प्रोफाइल सर्जरी होती है, डिफिकल्ट सर्जरी होती है, क्योंकि उसमें जो एन्यूरिज्म होता है वो काफ़ी छोटा होता है और अगर वो फट जाता है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और आप उसको कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत आती है। उस सिचुएशन में जब मैं यंग न्यूरो सर्जन था और मैं इस तरह की सर्जरी करता था और एन्यूरिज्म फट जाता था या लगता था कि फटने वाला है, तो काफ़ी एंग्जाइटी होती थी, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ शाउट करने लग जाते थे अपने असिस्टेंट पे या स्टाफ नर्स पे या टेक्नीशियन पे कि जल्दी करो जल्दी करो। तो ऐसे ही एक बार एक एन्यूरिज्म ऐसे फटा और मैं थोड़ा सा शाउट करने लगा, तो पीछे से एक सीनियर स्टाफ नर्स जो सिस्टर थी हमारी इंचार्ज, वो आई पीछे से और उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा, कूल डाउन, अगर आप खुद अपना कूल लूज कर दोगे और चिल्लाओगे तो आपके असिस्टेंट भी घबरा जाएंगे और वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि क्लिप है, एन्यूरिज्म क्लिप है, वो असिस्टेंट ने पकड़ाना है या नर्स ने पकड़ाना है तो उसके हाथ कांपेंगे, तो वो क्लिप छूट के नीचे गिर जाएगा। तो उस वक्त तो मैंने किस तरह उस पेशेंट का एन्यूरिज्म बंद किया और क्लिप लगा दिया, और फिर बाद में मैंने रियलाइज किया कि डेफिनेटली अगर वहाँ
पैनिक मैं क्रिएट करूंगा तो बाकी सब घबरा जाएंगे, तो कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर पाएगा। सो दैट वाज वन टाइम व्हेन आई रियलाइज कि ड्यूरिंग सर्जरी यू हैव टू मेंटेन योर काम एंड कंपोजर। कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप धैर्य से काम लोगे तो आप किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे। उसके बाद मैंने हजारों एनेरिज्म और वैस्कुलर सर्जरी में कर चुका हूँ। ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन बहुत बार आए, पर हर बार जब भी वो सिचुएशन आती है मैं उन सिस्टर इंचार्ज को याद करता हूँ, पेशेंस से सोचता हूँ, कंट्रोल करता हूँ, एंड थैंक गॉड टू हर एंड थैंक गॉड टू गॉड कि मैंने उसके बाद कभी भी उस सिचुएशन में अपने आप को हारते हुए नहीं देखा, फेलियर कभी भी नहीं देखी। हर बार मैं कंट्रोल कर पाया विथ माय पेशेंस एंड परसिवरेंस एंड बीइंग आउट ऑफ पैनिक एंड मॉडेस्ट एट दैट। सर, एक बहुत बड़ी सीख है हमारे यंग डॉक्टर्स के लिए या उन एस्पिरेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं कि पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। हम सब इसको पहले से ही जानते थे, बट डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे और आसान शब्दों में एक एग्जाम्पल के साथ, रियल केस स्टडी के साथ हमें समझाया है, तो हम सब अच्छे से इस चीज़ को समझ पाए हैं। थैंक यू राहुल सर फॉर ओपनिंग अप एंड मेकिंग सच अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक सो ह्यूमन एंड रियल। सो दोस्तों, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आप ये ज़रूर बताएं कि आपको इसमें कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसने आपके जीवन को टच किया है, या आपको ऐसा लगता है कि ये आप किसी और की हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। मैं इस वीडियो के सारे कमेंट्स डॉक्टर राहुल के साथ शेयर करूंगा, और अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट मी, आई विल अरेंज अ कॉल विद डॉक्टर राहुल। थैंक यू सो मच।